अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि गुजरात के अमरेली से आ रही है। यहां पर एक दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। एक बेकाबू ट्रक सड़क किनारे बनी झुग्गियों में जा घुसा। उन झुग्गियों में सो रहे 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। ड्राइवर के कंट्रोल खोने की वजह से बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आपको हम बता दें कि गुजरात के अमरेली की एक घटना है, जहां पर एक बेकाबू ट्रक जो है वो घुस गई झुग्गियों में, जिसके बाद 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, यही वो ट्रक है। बताया जा रहा है बेकाबू रफ्तार होने की वजह से यह हादसा हुआ। यूपी में सियासी रंग तेजी से चढ़ रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। जेपी नड्डा 2 दिन के यूपी दौरे पर थे, जहां चुनावी माहौल का जायजा लिया, वहीं तैयारियों का रोड मैप तैयार किया। ये देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत है। ये 2024 के चुनाव के सेमीफाइनल की तैयारी है। ये 2022 में लखनऊ की गद्दी की जंग है। यूपी का चुनावी बिगुल बज चुका है। नेता से लेकर कार्यकर्ता अब मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी ने अब 2022 के चुनावी दंगल की तैयारियां तेज कर दी है, क्योंकि लड़ाई उस लखनऊ की है जो दिल्ली की किस्मत तय करती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के यूपी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने यूपी फतेह के रोड मैप की तैयारियों का जायजा लिया। आज आगरा में नड्डा अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हुए। जिला अध्यक्ष और लोकल नेताओं के साथ चुनावी मंथन किया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने डॉक्टर से जुड़े कार्यक्रम में कोरोना काल में योगी सरकार के कामकाज पर सरकार की पीठ थपथपाई। किसको मालूम होगा कि इसकी मारक क्षमता लंग्स तक पहुंचने में 1.5 से 2 दिन लगेगी। किसको मालूम था कि ऑक्सीजन की जरूरत इतने फास्ट पड़ जाएगी। बहुत हमारे नजदीक लोगों को दुख हुआ, दिक्कत आई, हम उनके साथ हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 सप्ताह के अंदर इस देश में ऑक्सीजन से सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में एक बार फिर दोहराया कि सरकार तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस महामारी के दौरान हमने ऑक्सीजन के बारे में देखा होगा। ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य भारत सरकार ने जिस युद्ध स्तर पर किया था, वह सबके सामने है। आज उत्तर प्रदेश में हर जनपद को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ हो रहा है। 552 ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में स्थापित करने जा रहे हैं। इससे पहले कल लखनऊ में जेपी नड्डा ने दौरे के पहले दिन ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ सीधा संवाद कर विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों, सांसदों और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की लड़ाई पर मंथन किया। आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा 100 पैसा नीचे तक जाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। कर्जा माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया। यूपी वाले बोलते थे कर्जा माफ कर दिया। क्या कर्जा माफ किया? क्या थी उसकी संख्या? 1 बार माफ किया, छुट्टी पा गए। सारे का सारा कर्जा 57,000 करोड़ रुपए के आसपास बनता था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए के हिसाब से 3 किश्तों में देने का जो निर्णय किया। नड्डा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र दिया है। 4 घंटे लंबी चली बैठक में सभी विभाग के मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड बनाकर पहुंचे थे। लखनऊ आने से पहले मंत्रियों से 4 साल की कामकाज की रिपोर्ट मांगी गई थी। पार्टी जल्द विधानसभा प्रभारियों को विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दे देगी। जो विधानसभा प्रभारी होगा वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इस दौरान साफ हिदायत दी कि सभी मंत्री अपने विभागीय जन कल्याणकारी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करें और जनहित में किए गए कामों को जनता को समझाने का रोड मैप भी तैयार करें। इतना ही नहीं, जिन मंत्रियों और विधायकों के कामकाज से सरकार खुश नहीं है, उनका पत्ता काटने की भी तैयारी चल रही है।
लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। चीन पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए भारतीय सेना अब एलएसी पर दोबारा कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। आज तक की टीम ने गोगरा पोस्ट से दोनों सेनाओं के डिसएंगेजमेंट के बाद पूर्वी लद्दाख में एलएसी से ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग की है। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के 1 साल बाद ये एलएसी से सबसे ताजा ग्राउंड रिपोर्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गतिरोध, जगह एलएसी लद्दाख। यहां 12 राउंड की बातचीत के बाद अब बात बनती दिख रही है। पहले पेंगोंग लेक से चीनी सेना ने अपने कदम पीछे खींचे, अब गोगरा पोस्ट से भी चीनी सेना पीछे हट चुकी है। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के बाद एलएसी के हालात का जायजा लेने के लिए आज तक की टीम ने लेह से अपने सफर की शुरुआत की। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी लेह से कारू होते हुए एलएसी पर चुशूल सेक्टर की चुमाथांग सरहद तक पहुंचे। यहां अभी भी 14,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर शून्य से नीचे तापमान में भारतीय सेना के जवानों की नजरें और बंदूकें चीन पर टिकी हुई हैं। पहले पेंगोंग और गोगरा इलाके से भारत और चीनी सेनाएं अपने अपने इलाकों में पीछे हटी हैं, लेकिन लद्दाख सरहद पर भारत और चीनी सेनाओं की तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं है। खासतौर से चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए भारतीय सेना अपनी तैयारियों को और चाक चौबंद कर रही है। चीन ने जो बॉर्डर वाली साजिश रची थी, उसी का नतीजा था कि पहली बार सर्दी और बर्फबारी के मौसम में भी एलएसी के दोनों तरफ 50-50 हजार सैनिकों की फौज तैनात रही। लेकिन भारतीय सेना के बुलंद इरादे और तैयारियों ने चीन का सारा जोश ठंडा कर दिया। हालांकि चीन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए भारतीय सेना ने एलएसी पर अपना खूंटा गाड़ दिया। इस वक्त जब गोगरा सरहद से भारत और चीनी सेनाएं अपने अपने इलाकों में पीछे हट रही हैं, आज तक पर हम आपको चुशूल सरहद के नजदीक अग्रिम चौकियों से भारतीय सेना की तैयारियों को दिखा रहे हैं। पिछले 1 साल के दौरान भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को हर मोर्चे पर चाक चौबंद किया है और इस वक्त भी भारतीय सेना के जो जवान हैं, 50,000 से जवान अलग अलग इलाकों में तैनात हैं। और यहाँ पर न सिर्फ दुश्मन की चुनौती है, बल्कि मौसम एक बड़ा दुश्मन है और उसी से निपटने के लिए यहाँ पर ये तैयारियां की जा रही हैं। जवानों के लिए खास तरह के शेल्टर युद्ध स्तर पर बनाए जा रहे हैं। इंजीनियर्स के जवान दिन और रात इस खास फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, जिसमें करीब 16 जवान रह सकते हैं और ये बहुत जल्दी यानी कि 1 हफ्ते के अंदर इनको तैयार किया जा सकता है। अगर इस स्ट्रक्चर को देखें, इसमें स्टील का, लोहे का इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा जो प्लाई है वो उसका इस्तेमाल है और ऊपर खास तरह का फैब्रिकेशन का इस्तेमाल है जो भारी बर्फबारी और तेज हवाओं से जवानों को बचाता है। जब मुकाबला दुश्मन चीन और दुश्वार मौसम से हो तो टैंक और टेंट दोनों मजबूत होने चाहिए। एलएसी पर पिछले 1 साल के दौरान भारतीय सेना ने ऐसे हजारों टेंट गाड़ दिए हैं जो 18,000 फीट की ऊंचाई पर चीन से कई गुना खतरनाक दुश्मन यानी जानलेवा मौसम से लोहा लेने के लिए जरूरी है। चीन सरहद पर मौसम और दुश्मन की चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना के जवानों के लिए इस तरह के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ये केबिन बनाए जा रहे हैं जो शून्य से नीचे के तापमान में जवानों की मदद करते हैं। यहाँ पर 16 जवानों के रहने के इंतजाम किए गए हैं, डबल बेड लगाए गए हैं, स्लीपिंग बैग यहाँ पर रखे गए हैं। इसके साथ ही हीटिंग की भी इसमें व्यवस्था की गई है जब तेज हवाएं चलें या बर्फबारी के बीच। और खासतौर से इस वक्त अब जब हम 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं, जहाँ पर सांस लेने में भी लगातार आपको दिक्कत होती है। एलएसी पर भारतीय सेना ने अपने रहने का पूरा इंतजाम सेट कर लिया है और जहां तक चीनी सेना की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने की बात है तो इसके लिए जवानों को खास तौर से लैस किया गया है, चाहे रॉकेट लॉन्चर हो या असॉल्ट राइफल्स या फिर ग्रेनेड लॉन्चर। इस वक्त हम आपको आज तक पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद भारतीय सेना के इन वीर जवानों को किस तरह से आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है वो दिखा रहे हैं। अगर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन से मुकाबले की बात करें तो जो
रॉकेट लॉन्चर है उसकी मदद से कैसे किसी बंकर को नेस्तनाबूद किया जा सकता है, ये यहाँ पर 1000 मीटर के आसपास अगर दुश्मन मौजूद है उसको निशाना बनाया जा सकता है। इसी तरह से ऑटोमेटिक जो ग्रेनेड लॉन्चर है, इसकी मारक क्षमता की हम बात करें तो 1700 इसकी मारक क्षमता है और ये भी दुश्मन के किसी भी ठिकाने को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। मैदानी इलाकों में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है। सबसे बुरा हाल आपको बता दें मध्य प्रदेश का है, जहां पर बाढ़ ने अब तक 24 लोगों की जान ले ली है। वहीं हालात लगातार यहां पर बद से बदतर होते जा रहे हैं। बारिश और बाढ़ की मार के आगे मध्य प्रदेश में जिंदगियां बेबस हो गईं। नदियां विकराल रूप ले रही हैं, नाले उफान पर हैं और सैलाब सा बढ़ता पानी शहर शहर में कहर मचा रहा है। ये एमपी के राजगढ़ की तस्वीरें हैं। तांडव मचाती हुई लहरें जीरापुर इलाके में बढ़ती जा रही हैं। तेज बहाव के साथ आई इस आफत का असर क्या हुआ, अब वो भी देखिए। बाढ़ का पानी घुसने से पूरा का पूरा गांव ही तालाब में तब्दील हो चुका है। मकान डूब गए हैं, स्कूल के चारों ओर दरिया बन गया है। पानी इतना तेजी से बढ़ा कि अब बस मंदिर का शिखर ही नजर आ रहा है। छापी डैम का पानी जीरापुर ब्लॉक के शमशान घाट में भी भर गया है। शमशान घाट के गेट से लेकर अंदर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब विदिशा का हाल देखिए, पूरा का पूरा गांव पानी में डूब गया है। तेज बहाव के साथ पानी सब कुछ बहा ले जाने की कोशिश में है और बचने के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। मध्य प्रदेश का श्योपुर भी पिछले कुछ दिनों से सैलाब का संकट झेल रहा है। 3 अगस्त की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यहां बाढ़ की वजह से 4 दिन तक इंटरनेट की सुविधा बंद थी। इंटरनेट बेहाल होते ही बाढ़ में डूबे शहर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें सामने आने लगी। सीप नदी में आई बाढ़ का पानी शहर में हाहाकार मचाता दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो हाल और भी बुरा है। राहत के इंतजार में लोगों का सब्र टूटने लगा है। श्योपुर के विजयपुर तहसील में लोगों ने विरोध में जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। जाम खुलवाने गए अफसरों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। मध्य प्रदेश में मानसून आसमान से मुसीबत बरसा रहा है। बारिश की सबसे ज्यादा मार ग्वालियर के चंबल संभाग पर पड़ी है। दतिया, अशोकनगर, भिंड, मुरैना में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, श्योपुर में भी बाढ़ ने परेशानी बढ़ा रखी है। ऐसे हालात के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर, अशोकनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और मौसम की मार झेल रहे लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। जो राहत के लिए मैंने कहा है कि एक पूरी मैपिंग की जानी चाहिए कि राहत अनाज, संसाधन, घर किस पैमाने पे जल्द से जल्द हम लोग दे पाएं। आज अनाज रवाना किया है हम लोग ने श्योपुर के लिए, ग्वालियर ग्रामीण के लिए, और उसी के साथ जो तीसरी पहल है कि अधोसंरचना में जो डैमेज हुआ है उसे कैसे जल्द से जल्द हम लोग ठीक कर पाएं। बाढ़ और बारिश से एमपी के 1250 गांव प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आने से 25,000 से ज्यादा मकान तबाह हो चुके हैं। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 8 और एसडीआरएफ की 29 टीमें तैनात की गई हैं और अब तक करीब 30,000 लोगों को
सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एयरफोर्स के भी 3 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। बाढ़ से बिगड़ते हालात के बीच खुद पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। एमपी के अनेक जिलों में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। राज्य सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए है। पहली कोशिश यही है कि बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन राहत की बात यह है कि हम लोगों को लगातार निकालते जा रहे हैं, लोगों की जिंदगी बचाने में सफल हुए हैं। बाकी राहत के कैंप लगाना, भोजन की व्यवस्था करना, बाद में पानी उतरने के बाद और कई तरह की व्यवस्थाओं में दिन और रात हम लोग जुटेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में बारिश का संकट अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। ऐसे में बाढ़ की मार के चलते ये संकट और भी गहरा सकता है। राजगढ़ से पंकज शर्मा, श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ रवीश पाल सिंह, गुना, आज तक। राजस्थान के कई शहरों में बाढ़ बेहिसाब है। कोटा, बारां में हालात बिगड़े हुए हैं। टोंक और धौलपुर में भी आकाश से परेशानी बरसी है। यहां पर कहीं सड़कों पर दरिया बह रहा है तो कहीं शहर में सैलाब आया है। लहरों के उफान के बीच ये लापरवाही की तस्वीरें हैं। लोग जान जोखिम में डालकर ट्रॉली से बरसाती नाला पार कर रहे हैं, लेकिन इस लापरवाही का नतीजा क्या हुआ देखिए। पानी का बहाव इतना तेज था कि पत्थरों से भरी ट्रॉली भी इसके सामने टिक नहीं पाई और सैलाब के साथ साथ नाले में समा गई। हादसा होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। 5 में से 3 लोग तैर कर किनारे पर आ गए, लेकिन 2 लोग पानी में बहने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने नाले में छलांग लगाई और पानी में बह रहे लोगों की जान बचाई। हम जब वहां खड़े थे, जब उधर से ट्रैक्टर आया था, उसमें 5 सदस्य बैठे हुए थे, तो उन्होंने जैसे आ रहे थे ट्रैक्टर पर के उधर से, तो रास्ते में क्या उनको पानी ज्यादा आने के कारण गिर गया नीचे, तो उनको बचाने के चक्कर में हमने पहले कूद दी है उसमें और 2 बच्चे की जान बचा ली हमने। आदमियों की 5 आदमी थे उसमें, फिर 3 को बाहर निकाल के किनारे लगा दिया। उसके बाद 2 सारे को निकाल के सुरक्षित बाहर निकाल दिया। टोंक के सुरेली गांव से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश किस तरह राजस्थान के शहर शहर पर सितम ढा रही है और इस आफत के बीच कई लोग अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आ रहे। बारिश की मार ऐसी कि क्या इंसान और क्या बेजुबान, हर किसी पर संकट आया हुआ है। धौलपुर में उफनाई पार्वती नदी का पानी पुल से होकर गुजर रहा है। एक बेजुबान पानी के बीच से होकर गया तो देखिए क्या हुआ। धौलपुर में पार्वती और चंबल नदी का पानी तांडव मचा रहा है। 70 से ज्यादा गांव बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। कई लोगों के घर डूब गए हैं और इस दुश्वारी के बीच लोग अपना गांव छोड़ने को मजबूर हैं। मकान हमारे बह गए, बच्चा भूखे प्यासे ज्यादा डोल रहे गई, रो रहे है, कोई कढ़ैया हथनाने और टपगा पे घरेज गए। कोई गांव वाले रो रहे है और काड़वे आना रहे, देख रहे है, भार रहे है, डरके मारे आने रहे। अब राजस्थान के करौली का हाल देखिए। यहाँ पांचना बांध का गेट खोलते ही गंभीर नदी में अचानक पानी आ गया। इस दौरान तेज धार की चपेट में आया एक शख्स नदी की लहरों में लापता हो गया। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों ने तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और 1 बजे के करीब डूबा था। आया था इस गांव के अंदर, उस टाइम पानी नहीं था। जाते टाइम पानी का बहाव ज्यादा होने से उपस्थित मोतवीरानों ने बताया कि पानी का बहाव ज्यादा होने से वो बह गया। राजस्थान के बारां में बाढ़ से घिरे लोगों के लिए किसान महापंचायत के कार्यकर्ता सामने आए। यहाँ बिजली नहीं आने से 7 दिन से आटे की चक्की बंद है। गांव वालों के पास खाने पीने के सामान की किल्लत हो रही है।
किसान महापंचायत के कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर गांव तक सामग्री पहुंचाई। जुटे हुए हैं प्रशासन से 2 दिन से हम। राजस्थान में बारिश की मार ऐसी है कि कई शहरों में सैलाब का प्रहार नजर आ रहा है। नदियां उफान पर हैं, मैदान तालाब बन गए हैं। राजस्थान पर मौसम की मार से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो कुछ जिलों में बारिश का सिलसिला कुछ और दिन जारी रहेगा। ऐसे में लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। टोंक से मनोज तिवारी, धौलपुर से उमेश मिश्रा, बारां से राम मेहता के साथ आज तक ब्यूरो। और अब एक तस्वीर आपको राजस्थान के धौलपुर के दिखाते हैं। जिले में आसमानी आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से पार्वती आंगई बांध लबालब भर गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कल शाम को बांध के 2 गेट खोलने पड़े। इसके बाद 3 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूट चुका है। तमाम खतरों के बीच लोग जान जोखिम में डालकर सफर तय कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बारिश और बाढ़ के हालात ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मैदान ही नहीं, पहाड़ों पर भी बारिश की वजह से मुसीबतों का दौर जारी है। उत्तराखंड में भी आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ों पर बारिश की मार का असर हर ओर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ से आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं। होटल का बड़ा हिस्सा देखते ही देखते ढह गया। लैंडस्लाइड के चलते हुए इस हादसे से आसपास अफरा तफरी मच गई। इस अनहोनी की आशंका करीब 2 हफ्ते से थी। 2 हफ्ते पहले जोशीमठ के इस इलाके में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। इस हादसे के बाद होटल के गिरने का खतरा लगातार बना हुआ था। इसलिए एहतियात के तौर पर होटल को खाली कराया जा चुका था। ये होटल एनटीपीसी के टनल के ऊपर बना था। लैंडस्लाइड के बाद एनटीपीसी के टनल का मुहाना भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। पहाड़ों पर बारिश अब भी आफत बनकर बरस रही है। ऋषिकेश में भारी बारिश के चलते बीन नदी में अचानक पानी आ गया। नदी की तेज धारा में एक कार फंस गई। कार सवार लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बाद में गांव वालों ने मिलकर इस कार को खींचकर बाहर निकाला। और ये देखिए, हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश के बाद नाले में हाहाकार मचाता पानी। रिहायशी इलाके से बेहद तेज रफ्तार से गुजर रहा है पानी। हालात को देखते हुए पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा गया है। नाले के आसपास रहने वाले लोगों को भी चेतावनी दी गई और पानी के पास नहीं जाने की अपील की गई। सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी इलाकों में भी बाढ़ की मुसीबत बढ़ती जा रही है। ये यूपी के प्रयागराज की तस्वीरें हैं। गलियों और सड़कों पर पानी, घर और मोहल्लों में पानी, यहां तक कि घर की पहली मंजिल तक पानी भर गया। संगम नगरी में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। नदियों के बढ़े जलस्तर से तटीय इलाके और मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। लगातार मुनादी कर लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। गलियों में नाव चल रही है। पानी भरने की वजह से मोहल्लों में बिजली की सप्लाई काट दी गई है, जिससे लोगों की मुश्किल और बढ़ गई है। वाराणसी में गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। गंगा अब खतरे के निशान से महज 30 सेंटीमीटर नीचे है। बनारस के पक्के घाट पानी में डूब चुके हैं। घाट किनारे बैठने वाले पुरोहित अब सड़कों पर चौकियां लगाकर बैठे हैं। साफ है कि अगर गंगा नदी का जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहेगा तो गंगा किनारे बसे शहरों में संकट और बढ़ जाएगा। आज तक ब्यूरो।